Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to continue our first chapter from geography, that is resource and development. So students, last lecture में हम लोगों ने resource के definition के बारे में study किया था, right? Remember, recall करो मेरे साथ एक बार. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources. So क्या पढ़ा था हमने? That कोई भी चीज़ जो नेचर में अवेलेबल है एंड जिससे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, प्लस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी कॉस्टली एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी. अगर ये सब चीज़ें रहेंगी वी कैन टर्म अ मटीरियल एज अ रिसोर्स. सो उसके बेसिस पर हमने डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज पढ़े थे, करेक्ट. ओरिजिन के बेसिस पर वी स्टडीड अबाउट बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स. बायोटिक क्या होता है? जिसमें लाइफ होती है. अबायोटिक क्या होता है? जिसमें लाइफ नहीं होती, द नॉन लिविंग रिसोर्सेज. देन उसके बाद हमने एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर पढ़ा था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो रिसोर्सेज क्विकली रिन्यू हो जाते हैं. सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, ये किसके एग्जाम्पल है? दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स. नॉन रिन्यूएबल जिनको बहुत टाइम लगता है. इन शॉर्ट वी कैन से जिन रिसोर्सेज को रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसे हम क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. देन ओनरशिप के बेसिस पर हमने रिसोर्सेज पढ़े थे. इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी ओन्ड. इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल और इंटरनेशनल, चार थे, करेक्ट. इंडिविजुअल में क्या आएगा? जिस पर एक इंडिविजुअल, एक पर्सन की अकेली क्या बोल सकते हैं, ओनरशिप रहती है. जैसे आपका घर, आपका प्रॉपर्टी, आपका लैंड, वो सब क्या होगा? दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज. देन आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. सो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू द कम्युनिटी. मतलब जितने भी उस एरिया में लोग हैं वो सब उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट था हमारा द नेशनल रिसोर्सेज. सो अगर हम टेक्निकली देखें तो जितने भी रिसोर्सेज है वो सब क्या होते हैं? नेशनल होते हैं. जितने भी रिसोर्सेज कंट्री की बाउंड्री में लाई करते हैं वो सब क्या होते हैं? दे ऑल आर द नेशनल रिसोर्सेज. रोड्स, फॉरेस्ट, सब कुछ किस में आएगा? नेशनल रिसोर्स में. एंड वाटर अप टू कितना? 22.2 किलोमीटर तक का जो वाटर होगा वो भी किस में काउंट होता है? अंडर द नेशनल रिसोर्सेज. फिर आता है द इंटरनेशनल रिसोर्सेज. सो जो ओशनिक रिसोर्सेज है उनको हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल रिसोर्सेज. देन हमारा नेक्स्ट हेड था जो हमने कंप्लीट किया था वॉज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. सबसे पहला क्या था इसमें? पोटेंशियल रिसोर्स. सो पोटेंशियल रिसोर्स में हमने क्या देखा था? दैट दिस रिसोर्सेज वी हैव द टेक्नोलॉजी, है ना. कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे. मतलब उन रिसोर्सेज को हम प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर रहे. जैसे गुजरात एंड राजस्थान, दिस आर दी स्टेट्स जहाँ पर सन एनर्जी एंड विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी एम्पल अमाउंट में है, बट ड्यू टू सम अदर रीजन्स हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे. तो उसे हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एज पोटेंशियल रिसोर्सेज. डेवलप्ड रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमें पता भी है कि इसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्या है, कहाँ पर ये अवेलेबल है एंड वी आर यूजिंग देम, करेक्ट. ये डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है? इसके बारे में हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी भी है, वी नो कि कितना क्वांटिटी में, कौन से स्टेट में ये रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं. फिर नेक्स्ट आता है स्टॉक. सो स्टॉक क्या होते हैं? दिस आर सम मटीरियल जिनके लिए हमें पता है कि ये रिसोर्सेज बन सकते हैं. समझ आया क्या बोला? स्टॉक आर सर्टेन मटीरियल्स जिनके लिए हमें पता है कि ये रिसोर्सेज बन सकते हैं लेकिन अभी तक हमारे पास इसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी प्रेजेंट नहीं है. सो इसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक. देन आता है हमारा रिजर्व्स. सो रिजर्व्स किसका पार्ट होता है? स्टॉक का पार्ट होता है. किसका पार्ट होता है? स्टॉक का. नाउ ये स्टॉक का वो पार्ट होता है जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है. जैसे हमने ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट. टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है
पर हम उसको अभी लार्ज स्केल पर यूज़ नहीं कर रहे, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, वी आर सेविंग इट। किसके लिए सेव कर रहे हैं हम लोग इसे, फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिजर्व्स। क्लियर। सो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अबाउट दी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। नाउ वी ऑल नो कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिसोर्सेज हम लोग अपनी मतलब हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वी वॉन्ट रिसोर्सेज, कुछ भी हो, लिविंग रिसोर्सेज हो या नॉन लिविंग हो, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, कोई भी हेड के अंदर काउंट होते हो, हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। मीनिंग जस्ट इमेजिन करो, अगर विंड नहीं होता या एयर वाटर ये सब नहीं होता तो क्या हम सर्वाइव कर सकते थे? ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे। करेक्ट। तो इन शॉर्ट अगर हमें सर्वाइव करना है तो उसके लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर। सो यहाँ पर हम उसी के रिलेटेड पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gift of nature. As a result, human beings used them indiscriminately, and this has led to the following major problems. क्या बोला हुआ है यहाँ पे, that resources जो है वो बहुत important होते हैं for the survival of human being. करेक्ट। अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड इफ़ वी हैव टू मेंटेन अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। बिना रिसोर्सेज ना तो हम सर्वाइव कर सकते हैं और ना ही अपने लाइफ का स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। अब क्या बताया यहाँ पे कि हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि रिसोर्सेज जो होते हैं दे आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, है ना। और जो चीज़ फ्री में आती है हम उसको वैल्यू नहीं करते। करेक्ट। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज हमें नेचर ने दिए हैं, नेचर उसके लिए कुछ चार्ज नहीं करता, दे आर फ्री, हम जितना चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड, हमारा ये जो फ्री नेचर का गिफ्ट है, हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया, हमने बस उसको क्या किया है, मिसयूज़ किया है। गेटिंग। क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि बिकॉज ह्यूमंस को हमेशा क्या लगता था, दैट रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इसीलिए ह्यूमंस ने बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को यूज़ किया। एंड बिना सोचे समझे यूज़ करने की वजह से द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैव अराइज्ड। देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहला, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट हम रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, दैट इज़ कम होते जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं ख़त्म होते जा रहे हैं। एंड किस वजह से ख़त्म हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। ग्रीड मतलब लालच। गेटिंग। अगर हम सिर्फ अपनी नीड्स के लिए रिसोर्सेज यूज़ करें, दैट इज़ हमें जितनी ज़रूरत है, अगर हम सिर्फ उतने ही रिसोर्सेज यूज़ करें तो रिसोर्सेज सबके लिए रहेंगे, डिप्लीट नहीं होंगे। जिस स्पीड से अभी वो ख़त्म हो रहे हैं उस स्पीड से ख़त्म नहीं होंगे। प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है, जब ग्रीड के लिए रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है। हिटिंग। जब अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है तब रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं। एंड वी ऑल नो के नीड्स सेटिस्फाई हो सकती है, दैट इज़ आपकी ज़रूरत सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन आपका ग्रीड मतलब आपका लालच कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। इसीलिए अपने लालच, जैसे जैसे लालच बढ़ता जाता है हम रिसोर्सेज को ज़्यादा डिप्लीट करते जाते हैं। सो सबसे पहला प्रॉब्लम वही हुआ है, दैट क्योंकि हम अपनी ग्रीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड सब नहीं, देयर आर फ्यू इंडिविजुअल्स जो ये काम कर रहे हैं। सो जो अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं उनकी वजह से रिसोर्सेज कंटिन्यूसली डिप्लीट होते जा रहे हैं। ओके। दूसरा, accumulation of resources in few hands, which in turn divide the society into two segments, that is haves and have nots, rich or poor. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, सेकेंड प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमने ऊपर पढ़ा दैट few individuals are satisfying their greeds. अब ये कुछ लोग रिसोर्सेज का मिसयूज़ करते हैं, उनके पास ज़्यादा मनी आ जाता है। गेटिंग। वो रिसोर्स मतलब जो भी चीज़ें नेचर के पास अवेलेबल है उनको सेल आउट करते जाते हैं, एंड धीरे धीरे करके उनके पास मनी एक्यूमुलेट होता जाता है। अब
इसकी वजह से सोसाइटी दो सेगमेंट्स में बढ़ जाती है. एक वो सेगमेंट होता है जो रिसोर्सेज का मिसयूज़ करता है एंड दे हैव मनी, तो वो क्या बन जाते हैं, दे बिकम द रिच. एंड दूसरा वो सेगमेंट होता है जिनके जो रिसोर्सेज को सिर्फ नीड्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, वो ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं करते एंड दे बिकम पुअर. गेटिंग क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास है, तो वो कुछ लोग क्या करते हैं, उनको सेल आउट करते रहते हैं एंड इसकी वजह से दे हैव मनी, दे बिकम द रिच. करेक्ट, एक सेक्शन रिच का बन जाता है एंड सेकेंड साइड पर जो पुअर है, दैट इज़ जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको रिसोर्सेज मिलते भी नहीं हैं. सो ये रिसोर्सेज के ओवर यूज़ की वजह से सोसाइटी भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, रिच एंड पुअर. ओके, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट क्योंकि हम बिना सोचे समझे बस रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करते जाते हैं. अब रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करने का प्रॉब्लम क्या होता है कि एट द एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं, है ना. जैसे हम सब फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, वाटर क्वालिटी ख़राब होती जा रही है. तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज हम रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर रहे हैं. अगर हम रिसोर्सेज को सिर्फ अपनी नीड्स के लिए यूज़ करेंगे तो रिसोर्सेज से कोई प्रॉब्लम, किसी के पास क्या कह सकते हैं, कंट्री में रिच एंड पुअर्स भी नहीं रहेंगे, प्लस कंट्री के अंदर जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है या जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो सब भी हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी. एंड उसके साथ साथ में हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को सेव करके रख पाएंगे. समझ आया क्या बोला यहाँ पे, दैट अगर हम रिसोर्सेज को ग्रीड सेटिस्फाई करने की जगह सिर्फ नीड्स, मतलब लालच की जगह सिर्फ ज़रूरतें सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करें तो रिसोर्सेज डिप्लीट भी नहीं होंगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी अराइज नहीं होगी, कंट्री में ये रिच पुअर का जो गैप है वो भी नहीं रहेगा, प्लस हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचाकर रख पाएंगे. ओके, An equitable distribution of resources has become essential for the sustained quality of life and global peace. If the present trend of resources, if a present trend of resources depletion by few individuals and countries continue, the future of our planet is in danger. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम रिसोर्सेज को वेरी फर्स्ट थिंग इक्वली डिवाइड करें, सो दैट कंट्री के अंदर जो रिच एंड पुअर का गैप है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो सोशल डिफरेंसेस है वो ख़त्म हो जाएंगे. एंड सेकेंड, अगर हम रिसोर्सेज को अभी प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो हम रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा पाएंगे. अगर हम ऐसा नहीं करते तो कंट्री नहीं, वी कैन से वर्ल्ड का जो फ्यूचर है वो डेंजर में है ना, क्योंकि सिर्फ एक कंट्री रिसोर्सेज को ओवर यूज़ नहीं कर रही, ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब इसी स्टेज से पास हुई है. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम रिसोर्सेज को वेरी फर्स्ट थिंग इक्वली डिवाइड करने का कोशिश करें. सेकेंडली, हम रिसोर्सेज को ओवर यूज़ नहीं करें, क्योंकि अगर हमने रिसोर्सेज को ओवर यूज़ किया तो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे. देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज बचे, हमारा डेवलपमेंट भी हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्लान इट. करेक्ट, लोग क्या बोलते हैं कि अगर डेवलपमेंट करना है तो रिसोर्सेज को यूज़ तो करना ही पड़ेगा. सो दैट इज़ करेक्ट कि डेवलपमेंट के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो थियोरी है वो फॉलो कर सकते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम फॉलो कर सकते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स
Development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generation. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है. सो वेरी फर्स्ट थिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? वी सॉ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट होता क्या है? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम अभी प्रेजेंट में डेवलपमेंट करें, लेकिन उस डेवलपमेंट की वजह से एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग. एंड दूसरी चीज़, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए. समझ आया क्या बोला है यहाँ पे? दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगा? जब आप डेवलपमेंट करते हो. कैसे करते हो डेवलपमेंट? पहला, बिना नेचर को हार्म किए, ठीक है. एंड दूसरा कि आज का डेवलपमेंट फ्यूचर के नीड्स के लिए, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए उनकी नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए आपके डेवलपमेंट की वजह से. अगर आपने आज सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया तो फ्यूचर जनरेशन के पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे. अगर आप ऐसे डेवलपमेंट करते हो तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है. डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए कि डेवलपमेंट भी हो रहा है एंड साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज भी बचे हुए हैं. गेटिंग? आज अगर हम लोग रिसोर्सेज यूज़ कर पा रहे हैं तो वो किस वजह से कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, है ना, हमारी जो प्रीवियस जनरेशन के लोग थे, उन्होंने रिसोर्सेज को हमारे लिए बचा के रखा, इसीलिए वी आर एबल टू यूटिलाइज देम. तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आने वाली जनरेशन्स के लिए हम इन रिसोर्सेज को सेव करके रखें. ओके, सो दिस वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो यहाँ पे हमें डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में क्या बताया हुआ है? दैट रिसोर्सेज किसी भी पर्सन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. रिसोर्सेज क्योंकि लोग कंसिडर करते थे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इसीलिए लोगों ने रिसोर्सेज को बहुत मिसयूज़ किया है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं. एंड अगर हमको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लान अडॉप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगों को एक मीटिंग के बारे में बताया हुआ है, रियो डी जेनेरियो. एज आई टोल्ड यू कि ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ये सिर्फ एक कंट्री नहीं फेस कर रही, ये वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ सारी कंट्रीज़ फेस कर रही है. सो इसके लिए 1992 में देयर वाज अ सेशन हेल्ड जहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे. सो एक बार पढ़ लेते हैं, बिकॉज बहुत बार ये एजेंडा 21 के रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर हुआ था या कब हुआ था. बेसिकली ये क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, In June 1992, more than 100 heads of state met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. The summit was convened for addressing the urgent problems of environmental protection and the socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration of Global Climate Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That this meeting या this session was held in 1992. ब्राज़ील में हुआ था ये. ओके, इस यहाँ पे मोर देन 100 कंट्रीज़ के जो हेड्स थे वो मिले थे. एंड इस मीटिंग का मेन एजेंडा क्या था? दैट वर्ल्ड में ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, ये जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को रिलेटेड ये मीटिंग हुआ था जहाँ पे डिस्कस किया गया था एंड वी कैन से कि फाइनलाइज किया गया था दैट 21st सेंचुरी, मतलब अभी आने वाले जो ईयर्स है उनमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो करेंगे एंड जो भी पोल्यूशंस एंड ये सब चीज़ें हुई है उनको डिक्रीज़ करने का ट्राई करेंगे. एजेंडा 21 बनाया था. सो ये एजेंडा 21 क्या था? दिस वाज वी कैन से कि सर्टेन कुछ चीज़ें थी जो उनको आने वाले ईयर्स में अचीव करनी थी. ठीक है, जैसे किसी कंट्री में अगर फॉरेस्ट एरिया कम है तो उन्होंने क्या बोला था? दैट वो अपना फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ करने का ट्राई करेंगे.
गेटिंग, किसी अगर कंट्री में वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो इट वॉज डिसाइडेड कि दे विल रिड्यूस द वाटर पोल्यूशन। दैट इज़ एजेंडा 21 अपने अपने लेवल पर बनाया गया था सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर पाए। देखते ही एजेंडा 21 बेसिकली क्या है। एजेंडा 21, it is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through the global cooperation on common interest, mutual needs, and shared responsibility. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. Agenda 21 क्या था? You can say कि ये एक डिक्लेरेशन था जो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ लीडर्स ने साइन किया था, जो मीटिंग हुई थी उसमें। इसमें क्या बोला हुआ था दैट जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स मतलब कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पोवर्टी, डिजीजेस, ये सब चीज़ें पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। सो एक अकेली कंट्री इसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकती, गेटिंग, तो पूरे वर्ल्ड को मिलकर ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। सो एजेंडा 21 डिक्लेरेशन था जिसमें जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, उनको लिखा गया था एंड बोला गया था कि हम सब मिलकर, एक दूसरे के कॉर्पोरेशन से मिलकर हम ये जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये था हमारा रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। सी, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर रिसोर्सेज क्वांटिटी में अवेलेबल है, करेक्ट। अगर आपको याद होगा तो ब्रिटिशर्स ने जब हमारी कंट्री के ऊपर मतलब वी कैन से कि जब वो हमारी कंट्री में आए थे तो उनके लिए अट्रैक्शन क्या था कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत सारे थे, गेटिंग। प्लस इंडिया एक ऐसी टाइप की कंट्री है जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में या थोड़े थोड़े एरिया के बाद अगर हम देखेंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, हमारा सॉइल का क्वालिटी अलग है, हमारे जो टेम्परेचर्स होते हैं वो डिफरेंट है, एंड जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं वो भी डिफरेंट है। समझ आया? कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी एम्पल अमाउंट में है, जैसे गुजरात एंड राजस्थान, बट वहाँ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज है लेकिन सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो एक ऐसी वी हैव अ टाइप ऑफ कंट्री जहाँ पर अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है, उनको कैसे फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना है, प्लस कैसे कंट्री का डेवलपमेंट करना है। मतलब इन शॉर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें कैसे करना है वो हमें प्लान करना पड़ेगा। क्लियर? लेट्स सी यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज़ importance in country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट इंडिया जैसी कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, क्यों ऐसा है? बिकॉज हमारी कंट्री के अंदर रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत डिफरेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि कश्मीर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या कश्मीर में जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो पूरे कंट्री में मिलते हैं, या गुजरात या राजस्थान में जो रिसोर्सेज है वो सब जगह पर है, ऐसा नहीं है। हर एक प्लेस पर रिसोर्स का अवेलेबिलिटी अलग अलग है। मतलब वी कैन से कि हमारे यहाँ पे डाइवर्स रिसोर्सेस हैं। कुछ प्लेसेस पर मतलब क्या दिया है यहाँ पे, देर आर सम रीजन्स जो किसी एक टाइप के रिसोर्सेस में, मतलब किसी एक टाइप का रिसोर्स उनके पास बहुत क्वांटिटी में है,
लेकिन दूसरे ही टाइप का रिसोर्स उनके पास नहीं है। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो भी स्टेट को रिक्वायर्ड है वो सब उनके पास है, उनको किसी भी दूसरे स्टेट से चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी जगह पर देर आर सर्टन स्टेट्स जहाँ पर बेसिक चीज़ें भी कम हैं, शॉर्टेजेस हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये लाइंस क्या शो कर रही है आपको, दैट इंडिया के अंदर रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत डाइवर्स है, मतलब अलग अलग है। कुछ रीजन्स है जहाँ पे एक रिसोर्स ज़्यादा है दूसरा कम है, कुछ रीजन्स है जो कम्प्लीटली वी कैन से के सेल्फ सफिशिएंट है, जहाँ पे कुछ रीजन्स ऐसे भी है जहाँ शॉर्टेजेस हमें फेस करनी पड़ती है। अभी जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं टू क्लियर द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। ठीक है, क्या बताया हुआ है यहाँ पे, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मतलब वी कैन से जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है वहाँ पे मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स प्रेजेंट है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। क्या बताया है, अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज क्वांटिटी में बट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। रोड्स, रेलवेज प्रॉपर तरीके से वहाँ डेवलप नहीं है। राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विथ सन, सोलार एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। ये एग्जाम्पल हमने ऊपर भी पढ़ा दैट राजस्थान एंड गुजरात यहाँ पे सोलार और विंड एनर्जी एम्पल अमाउंट में है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज का यहाँ पर शॉर्टेजेस है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री. It has a very rich cultural heritage, but it is deficit in water, infrastructure and some vital minerals. क्या बताया है, लद्दाख वी कैन से कि बाकी कंट्री से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज हमको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। सो दिस शोज़ कि हमारी कंट्री में सब कुछ बहुत अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स, क्योंकि सब चीज़ें ऐसे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसके लिए हमें प्लानिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, पहले नेशनल लेवल पर कि कंट्री में कितने रिसोर्सेज है, कहाँ पर कौन से है, देन स्टेट वाइज हमें मतलब प्रॉपर तरीके से प्लान करना चाहिए, ताकि ये जो अनबैलेंस्ड रिसोर्सेज हैं हम इसको बैलेंस करके और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाए विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्सेज। समझ आया क्यों रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है इंडिया में, बिकॉज इंडिया में रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को अब वो रिसोर्सेज को यूज़ करना है हमें, ताकि हम कुछ रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करें, क्योंकि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट नहीं है ना। अब तक हम फ्री गिफ्ट मानते आए हैं, इसलिए हम कैसे भी यूज़ कर रहे हैं, बट दिस इज़ द हाई टाइम वी हैव टू रियलाइज़ कि रिसोर्सेज को बहुत प्रीशियसली यूज़ करना है हमें, क्योंकि अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, समझे। सो यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम बैलेंस डेवलपमेंट कर सकें। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है अभी, ओके, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अभी यहाँ पे हमें किसके बारे में बताया है, अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स identification and inventory of resources across the region of the country. This involves surveying, mapping and quantitative and qualitative estimation and measurement of the resource. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि रिसोर्स प्लानिंग का जो प्रोसेस है इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट कि रिसोर्सेज कहाँ पर प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। गेटिंग, क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि वी हैव टू फाइंड आउट कि रिसोर्सेज कितनी क्वांटिटी
एंड क्वालिटी में प्रेजेंट है। ये पहला स्टेप है हमारे लिए। क्या है पहला स्टेप? वी हैव टू फाइंड आउट, सर्वे करके वी हैव टू फाइंड आउट कि रिसोर्सेज कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कौन से स्टेट में प्रेजेंट है एंड उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है। दूसरा, इवॉल्विंग a planning structure and endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. Now starting में ही हमने पढ़ा था रिसोर्स के डेफिनेशन में कि रिसोर्स कब तक मतलब मटेरियल जो नेचर में हमारे पास है वो रिसोर्स कब बनेगा? जब हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है कि जो मटेरियल रिसोर्स बन सकते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ये हमारा पहला स्टेप। हमारा दूसरा स्टेप क्या है? वो मटेरियल्स के अकॉर्डिंग हमें एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है ताकि हम वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मटेरियल्स को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सके एंड उनको वेस्ट नहीं करें। समझे? ये हमारा क्या होता है? दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट कंट्री का 5 ईयर प्लान्स होता है ना, हर 5 साल में गवर्नमेंट आती है तो प्लान्स लेकर आती है, तो हम उसमें डेवलपमेंट के प्लान को इम्पॉर्टेंट स्टेटस देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें रोड्स बनाने हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है। ये सब हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप क्या होता है हमारा कि हमें देखना है कि कंट्री का डेवलपमेंट प्लान क्या है एंड उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें अपने रिसोर्स के प्लान को सेट करना है। हेडिंग समझ आया? तीसरा स्टेप क्या है यहाँ पे? दैट वी हैव टू सी व्हाट इज़ द प्लान, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट प्लान ऑफ द कंट्री। कंट्री का डेवलपमेंट प्लान क्या है और उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या बनाना है? रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाना है ताकि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो। ठीक है। रिसोर्सेज बहुत प्रीशियस होते हैं, उनको वेस्ट करना मतलब क्या कह सकते हैं हम, उनको वेस्ट अगर हमने किया दैट इज़ हम फिर अपनी लाइफ के साथ में मतलब वी आर नॉट प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हमने रिसोर्स वेस्ट किए तो या तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जाने देंगे या फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है रिसोर्सेज को प्लान करके यूज़ करना। तो यहाँ पे हमने 3 स्टेप्स पढ़े। पहला क्या था? कंट्री में कितने रिसोर्सेज है, कहाँ पर है, कौन सी क्वालिटी में है, कितनी क्वांटिटी में है, ये आइडेंटिफाई करना। देन उसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बनाना। एंड तीसरा, टू सी टू मैच के कंट्री का डेवलपमेंट प्लान शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द डेवलपमेंट प्लान ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्स हमें वेस्ट नहीं करने हैं। ओके। इंडिया हैज़ मेड कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट for achieving the goals of resource planning right from the first 5 year launched after independence। मैंने क्या बताया अभी आपको? दैट जब भी न्यू गवर्नमेंट आती है तो वो अपने साथ में 5 ईयर प्लान्स लेकर आती है। ठीक है। तो 5 ईयर प्लान जब से हमारा लॉन्च हुआ है, दैट इज़ 1951 में हमारा पहला प्लान लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अब तक हमेशा हम लोग रिसोर्स डेवलपमेंट या रिसोर्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। हमेशा क्या किया हुआ है यहाँ पे? दैट फर्स्ट प्लान से हम रिसोर्स डेवलपमेंट पर बहुत फोकस करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट mere availability of resource is in the absence of corresponding change in technology and institution may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward region. On the contrary, there are some regions which have a poor resource base but are economically developed. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि कोई भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज के बिना डेवलपमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सिर्फ रिसोर्स की अवेलेबिलिटी से डेवलपमेंट नहीं होता, उसके साथ साथ हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी चाहिए। अगर प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो आपके पास कितना भी रिसोर्स होने दो,
आपका एरिया डेवलप नहीं हो सकता है। देर आर मेनी रीजन्स जहाँ पर रिसोर्स बहुत क्वांटिटी में है बट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देर आर रीजन्स जहाँ पे रिसोर्सेज कम है लेकिन डेवलपमेंट हुआ है। सो ये किस वजह से पॉसिबल है? जब आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करो। विदाउट प्लानिंग डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आप बिना प्लानिंग के रिसोर्स यूज़ कर रहे हो तो आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे अभी वो हिस्ट्री का एक पार्ट दिया हुआ है दैट ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, उसका रीज़न क्या था। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. It was primarily the higher level of technological development from the colonizing country that helped them to exploit resources of the other regions and establish their supremacy over the colonies. Therefore, resource can contribute to the development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि अगर आप हिस्ट्री देखोगे सो यूजुअली जो कंट्रीज थी वो वो कौन सी कंट्री को कॉन्कर करती थी? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मेजरली अगर आप देखोगे तो सिर्फ उन कंट्रीज़ को कॉन्कर किया था जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल थे। एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्कर करने के पीछे रीज़न क्या था? दैट यहाँ पर रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज वर द मेजर अट्रैक्शन फॉर देम। अच्छा, अगर उनके पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या ये रिसोर्सेज उनके लिए ज़्यादा काम के होते? नहीं होते। उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को यूज़ किया एंड धीरे धीरे करके हमारे रिसोर्सेज को यूज़ ही नहीं किया, वी कैन से हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। वो क्यों यूज़ कर पाए, वो क्यों अपनी कंट्री को डेवलप कर पाए? बिकॉज दे हैड टेक्नोलॉजी। सो इन शॉर्ट ये पूरे पैराग्राफ में आपको क्या समझा रहे हैं वो लोग कि खाली रिसोर्स होना ज़रूरी नहीं है, रिसोर्स होने के साथ साथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना भी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।